साथियों नमस्कार। इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने इसकी जनरल स्टडी की थी। आज अपन इस जनरल साइंस में कोशिकाओं की प्रकार के बारे में और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, जब कोशिका के प्रकारों की बात होती है तो इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग और उनकी बनावट के आधार पर हम जनरली जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं अविकसित होती हैं, बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, प्रारंभिक स्टेज की कोशिकाएं होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उन जंतुओं में या पेड़ पौधों में पाई जाती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, एकदम पूर्ण विकसित होते हैं, उनमें ही पाई जाती है। तो अपन जो है आज इनके दोनों का जो कंपेरेटिव स्टडी है उसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से इन दोनों में विभेदता होती है, क्या क्या दोनों में अंतर होता है, उस अंतर को अपन देखते हैं। होता क्या है, जनरली के जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में किसी भी तरह का कोशिकांग जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता और स्पष्ट नहीं होता। उनके चारों ओर किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिकांग अस्पष्ट होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ भी बिखरे हुए पाए जाते हैं, किसी झिल्ली से परिबद्ध नहीं होते। जनन जो होता है वो केवल पुनर्योजन द्वारा ही होता है, उनमें किसी प्रकार का लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। उनमें किसी प्रकार का समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल असूत्री विभाजन पाया जाता है। और इसमें केवल नील हरित शैवाल, सारे जीवाणु और माइकोप्लाज्मा आदि जीव जंतु आते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं साथियों, वो बहुत हाई लेवल के या जो उच्च विकसित जो जंतु और पेड़ पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है। वो सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जितने भी कोशिकांग होते हैं सुस्पष्ट होते हैं। कोशिका झिल्ली, इनकी चारों ओर जो झिल्ली होती है उन झिल्लियों से परिबद्ध रहते हैं, घिरे रहते हैं अपनी बाउंड्री के अंदर। इनमें आनुवांशिक पदार्थ भी जो होता है स्पष्ट होता है और केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से दोनों की जब अपन कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो देखते हैं कि इनमें से भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें वास्तविक केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है उन सबका अभाव होता है। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखें कि किन कोशिकाओं में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें वास्तविक केंद्रक और केंद्रिका दोनों उपस्थित होती है। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। आनुवांशिक पदार्थ की अपन बात करें, यानी वह पदार्थ जो जीव जंतुओं के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करता है, उन्हें हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवांशिक पदार्थ इसमें जो होता है वो जीव द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, यानी किसी भी झिल्ली से स्पष्ट परिबद्ध नहीं होता, वो बिखरा हुआ होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। एक प्रोटीन होती है जो इनको बांधे रखने का काम करती है, वो इसमें अनुपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में उपस्थित होता है बिल्कुल, और हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ करके गुणसूत्रों का निर्माण करता है। यानी डीएनए जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ करके और गुणसूत्र बना देते हैं, वो भी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। सभी कोशिकांग जैसे कि, यानी कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं कोशिकांग कहलाते हैं। वो कोशिकांग जैसे कि गोल्जिकाएं, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका, हरित लवक आदि का अभाव होता है, या फिर ये बहुत ही अल्प विकसित होता है, इनमें ना के बराबर पाए जाते हैं। जबकि ये सारे के सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में बिल्कुल सुस्पष्ट पाए जाते हैं और स्पष्ट झिल्ली से घिरे रहते हैं। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो होता है इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अपन अभी आगे पढ़ेंगे जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये जो S जो होता है ये सेडिमेंट्री एक यूनिट होती है प्रोटीन के द्वारा, कि इसमें प्रोटीन की उप इकाइयां किस प्रकार की होती हैं। तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जिसकी दो उप इकाइयां जो होती हैं, ये विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको अपन इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसकी उप इकाइयां पूछी जाती हैं तो इसको टुकड़े नहीं करने हैं,
ये 50 और 30 S इसकी उप इकाइयां होती हैं। इसको अपन को जोड़ना नहीं है 70 के रूप में, ये 50 और 30 होती हैं। उप इकाइयां इस प्रकार होती हैं, ये इस तरह से उप इकाइयों में बटा होता है। ऊपर का जो होता है वो 50S और नीचे का 30S। ये टोटल जो राइबोसोम की इकाई होती है ये 70S प्रकार की होती है। साथियों इसी प्रकार से इसमें जो होता है यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का कहलाता है। इसकी जो उप इकाइयां होती हैं वो 60 और 40S प्रकार की उप इकाइयों में बटी होती हैं। इसका भी अपन को ध्यान रखना है। इसमें इस तरह से होती हैं, ऊपर की और नीचे की उप इकाइयां जो होती हैं 60, 60S और 40S, ये मिलकर के बना देती हैं इसमें 80S प्रकार की उप इकाई। और ये जो है ये इसमें मिलकर के बना देती है 70S प्रकार की उप इकाई। कोशिका विभाजन की अपन बात करें साथियों, तो इसमें कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन प्रकार का होता है। एमाइटोसिस होता है, इसमें कोशिका का कोई विभाजन, सूत्रों का कोई विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका विभाजन दोनों ही प्रकार का होता है, समसूत्री भी और अर्धसूत्री भी, और कुछ स्थिति में असूत्री विभाजन भी पाया जाता है। लैंगिक जनन की अगर अपन बात करें तो इसमें लैंगिक जनन जो होता है वो पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, क्योंकि इनमें कुछ स्पष्ट कोशिकांग नहीं होते हैं, तो लैंगिक जनन जो है वो होना संभव नहीं है। लेकिन इनमें आनुवंशिक पुनर्योजन पाया जाता है, यानी जेनेटिकली रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो इसमें पाया जाता है। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है वो बिल्कुल अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनमें स्पष्ट लैंगिक जनन पाया जाता है। उदाहरण की अपन बात करते हैं, यदि कौन कौन से ऐसे जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो साथियों जितने भी सूक्ष्म जीव जो बिल्कुल प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं, यानी जीवाणु, जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं सभी जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नील हरित शैवाल, शैवालों में भी केवल नील हरित शैवाल जो होते हैं उनमें ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। और माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें भी प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और निम्न कोटि के जीव होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जितने भी उच्च कोटि के जीव जंतु और पेड़ पौधे जैसे मनुष्य हैं, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन सब में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें पाए जाने वाले कोशिकांगों की बनावट और उनकी कितने डेवलप्ड हैं, वो कितने विकसित हैं, उस आधार पर हमने कोशिकाओं को दो भागों में बांटा है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करते हैं इनकी, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रूप में अपन बांट सकते हैं। यानी पेड़ पौधों में जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, और जो जंतु में पाई जाती हैं उनकी कोशिकाओं की संरचना कैसी होगी, इसका अध्ययन अपन करते हैं। और उसमें पाए जाने वाले जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन उसमें बनते हैं उसको अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ध्यान से उसको सुने और देखें, और ये जो है इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। साथियों देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में अभाव होता है कोशिका भित्ति का, यानी इसमें सेल वॉल जो होती है वो अनुपस्थित होती है। क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति साथियों सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसमें अभाव होता है। पादप कोशिका स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, क्योंकि इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, हरित लवक होता है, क्लोरोफिल के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि इन कोशिकाओं में हरित लवक अनुपस्थित होता है, इसलिए ये भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अपवाद के रूप में है कि कवक जो होता है वो परपोषी होता है। यानी कवक एक प्रकार का पादप सेल होते हुए भी ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, यानी परपोषी होता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इसको विशेष ध्यान रखें, कवक जो है पादप कोशिका होते हुए भी स्वयंपोषी नहीं होता। ऐसे ही
जंतु कोशिका जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण का इसमें अभाव पाया जाता है, इसलिए ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे अपवाद अपन बात करते हैं युगलिना, लेकिन युगलिना एकमात्र ऐसा जंतु है जो स्वयंपोषी होता है, यानी इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से ये भोजन का निर्माण कर लेता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जंतु कोशिका है जो स्वयंपोषी होती है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसा जंतु है जो जिसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, तो वो होता है युगलिना। अगला अपन देखते हैं संचित भोजन, यानी पादप कोशिका जो होती है उसमें भोजन जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, प्रत्येक लाइन में से एक क्वेश्चन बन सकता है, जबकि इसमें संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में एकत्रित होता है। इसमें रिक्तिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं, हमेशा पाई जाती हैं, और रिक्तिका जो होती है बड़ी होती है और मुख्य रूप से केंद्रीय भाग में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। लाइसोसोम जो होता है पादप कोशिका में नहीं होता है, एब्सेंट होता है, अभाव होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। इसकी कार्य और इसकी संरचना जो है अपन आगे पढ़ेंगे साथियों। लवक जो होता है प्लास्टिड, ये इसमें पाया जाता है, इसके बिना तो इसका भोजन निर्माण संभव ही नहीं है, इसलिए इसमें लवक पाया जाता है जबकि इनमें लवक नहीं पाए जाते। जीव द्रवी तंतु प्लाज्मोडेस्माटा जो कहलाते हैं वो इनमें पाए जाते हैं, जिससे इनकी कोशिकाएं मजबूत रहती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ऐसी कोई जो संरचना है वो नहीं पाई जाती, इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक जो होता है वो परिधीय भाग यानी साइड में होता है। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें बीच में एक बड़ी रिक्तिका आ जाने के कारण केंद्रक जो होता है वो साइड में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में केंद्रक बिल्कुल बीच में पाया जाता है, मिडल में पाया जाता है, केंद्रीय भाग में पाया जाता है। ठीक है साथियों, इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। साथियों यहाँ अपन कोशिका संरचना की आउटलाइन देखते हैं। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वास्तव में कोशिका की जो संरचना है वो किस प्रकार से बटी होती है। तो अपन देखते हैं कि कोशिका की जो संरचना है उसके पहले दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक तो कोशिका कला जो उसके सबसे बाहरी परत होती है, और जीव द्रव्य जो उसके अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जीव द्रव्य और कोशिका कला। जीव द्रव्य जो होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। अगर इसमें से केंद्रक को हटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए कोशिका में पाए जाने वाला जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक रहित तरल पदार्थ का नाम बताइए। तो वो होता है कोशिका द्रव्य, न कि जीव द्रव्य। इसका विशेष ध्यान रखें, कोशिका द्रव्य जो होता है वो केंद्रक रहित तरल पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है। अगर इसमें केंद्रक को इंक्लूड कर दें, केंद्रक भी अगर इसमें उपस्थित है, तब वह जीव द्रव्य कहलाता है, यानी उस समय इसे हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दो अलग अलग शब्द हैं। साइटोप्लाज्म और केंद्रक, इसको दो भागों में बांट देते हैं। केंद्रक जब अलग हो जाता है तो बचा हुआ जो भाग है वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। केंद्रक जो होता है अपने आप में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक द्रव्य में बटा होता है, जबकि कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें उसको भी फिर दो भागों में बांटते हैं, एक तो हाइलोप्लाज्म और एक ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म जो होता है इसमें सारी चीजें पाई जाती हैं, सजीव निर्जीव जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है वो सब ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है, और इसके अलावा जो तरल पदार्थ होता है बचा हुआ वो हाइलोप्लाज्म कहलाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है साथियों, ट्रोफोप्लाज्म जो होता है उसमें अब दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, निर्जीव और सजीव। सजीव जो होती है उन्हें तो हम कहते हैं कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका में, जबकि निर्जीव जो जितनी भी चीजें होती हैं वो मेटाप्लाज्म कहलाती हैं। तो सारे ये प्लाज्म है, ट्रोफोप्लाज्म, मेटाप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो इन शब्दों का विशेष ध्यान रखें, कंपटीशन में यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि मेटाप्लाज्म क्या होता है, यानी कोशिका का वह तरल पदार्थ जिसमें केवल और केवल निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं वो मेटाप्लाज्म कहलाता है। मेटाप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वसा की बूंदें पाई जाती हैं, फैट जो होती है ड्रॉप्स, ग्लाइकोजन कण पाए जाते हैं और स्टार्च कण पाए जाते हैं जो भोजन के रूप में होते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं
ये सारी मेटाप्लाज्म में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो सजीव भाग है इसका, सजीव भाग से मतलब जो कोशिकांग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब अब ट्रोफोप्लाज्म का दूसरा भाग होता है। पहला अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, प्रश्न पूछा जाता है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कौन सा कोशिकांग है अथवा कौन सा नहीं है, तो आपको 4 ये दे देंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से 1 2 3 4 में से कौन सा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता। लाइसोसोम, क्योंकि ये एकल झिल्ली से घिरा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से, गोल्जी का है दोहरी झिल्ली से, अंतःप्रदवी जालिका ये भी डबल लेयर यानी इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा रहता है। और कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होते हैं, उसमें राइबोसोम और तारककाय ये जो होते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। और एक होता है लवक जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, इसमें ये भी दोहरी झिल्ली से परिबद्ध होता है, घिरा रहता है। तो इस प्रकार से ये एक पूरी आउटलाइन है जिससे हम बता सकते हैं कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोशिका संरचना अपन देखते हैं साथियों। इसकी पहले अपन संरचना पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, अपन इसको जानते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये सेलुलोज का बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल वॉल या पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की। सेलुलोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, कठोर होती है और मृत होती है। ये एक मृत संरचना है। यह मध्य पटलिका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भित्ति में विभेदित होती है। मतलब ये 4 पार्ट में बटी होती है, जिसमें से मध्य पटलिका जो होती है इसका निर्माण कोशिका विभाजन के समय होता है और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है मध्य पटलिका। इसको भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य पटलिका जो होती है कोशिका भित्ति की किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। लिग्निन के जमाव के कारण यह दृढ़ होती है, यानी कोशिका भित्ति में जब लिग्निन का जमाव होता है तो ये दृढ़ होती है। और पेड़ पौधे में जो दृढ़ता, यांत्रिक दृढ़ता जो होती है वो इस लिग्निन के कारण ही पाई जाती है। साथियों इसका ध्यान रखना, मरुस्थलीय पौधों की कोशिका भित्ति के ऊपर क्यूटीन का जमाव हो जाने के कारण क्यूटिकल की एक मोटी परत बन जाती है। इस क्यूटिकल की मोटी परत बनने का भी कारण क्या है कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है और उनमें से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। अतः वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए या वाष्पन को कम करने के लिए उन पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। ये इस कोशिका भित्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की। अपन इसको थोड़ा फास्ट देखते हैं, कारण क्या है कि अपने कई सारी संरचनाएं हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ये होता है, यानी सबसे बाहर की परत होती है। इसे सर्वप्रथम क्रेमर और नेगली ने देखा था। ध्यान रखना साथियों, कोशिका झिल्ली को सबसे पहले किसने देखा था, क्रेमर तथा नेगली नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसका लेकिन जीव द्रव्य कला नाम जो है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो नाम दिया था वो दिया था प्लोव ने। ठीक है, इसका नाम प्लोव ने दिया था। यह लिपोप्रोटीन की बनी हुई, लिपोप्रोटीन में लिपो यानी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई त्रिस्तरीय परत होती है, यानी इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं, जिसमें से बाहरी और आंतरिक जो परत होती है वो तो किसकी, प्रोटीन की बनी होती है और इसके मध्य में लिपिड की परत पाई जाती है। ठीक है साथियों, यह चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यानी सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चयनात्मक का मतलब ये कुछ पदार्थों को, जो सेलेक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उन्हीं को ही अपने आर पार आने जाने देती है और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको अपने अंदर आर पार नहीं जाने देती। उसको कहते हैं चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका जो इकाई कला मॉडल है, क्योंकि ये लेयर जो थी इसको कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी संरचना को बताया, तो इसकी संरचना में जो इकाई कला मॉडल जो दिया था इस कोशिका झिल्ली का, इकाई कला मॉडल जो दिया वो रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ये प्रश्न भी पूछते हैं कि कोशिका कला का इकाई कला मॉडल, यूनिट सेल मॉडल जो होता है किसने दिया, रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया साथियों। जबकि इसका तरल मॉडल, मोज़ेक मॉडल जो होता है
वो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था, जो इसका बहुत ही उपयुक्त मॉडल है। और जंतु और पादप दोनों में ही, दोनों की कोशिकाओं में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है, पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण बनाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों अपन देखते हैं इसका तीसरा जो कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत ही अच्छा कोशिकांग है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं, क्योंकि माइटोज का अर्थ होता है थ्रेड यानी सूत्र, और कॉन्ड्रियन का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स यानी कणिकाएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम, देखो इसमें कई सारी बातें हैं, सर्वप्रथम जो इसे देखा या जिसकी खोज का श्रेय जाता है वो जाता है पॉलीकर नामक वैज्ञानिक को। इसने कीटों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसे फाइला नाम जो दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला भी कहा फ्लेमिंग ने, क्योंकि एफ से है, फाइला कहा, फ्लेमिंग ने कहा। इसे बायोप्लास्ट नाम जो दिया, इसका बहुत अधिक अध्ययन किया, बायोप्लास्ट नाम दिया, वो दिया था अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, यानी अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और अंत में माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया गया वो वैज्ञानिक थे बेंडा, यानी बेंडा को श्रेय जाता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने के लिए। और जो खोज के लिए श्रेय जाता है वो जाता है पॉलीकर को, जिसने कीटों में इसको सबसे पहले देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इंपॉर्टेंट में इसको लगा लें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति केंद्रिका द्वारा होती है, यानी केंद्रिका ही कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को उत्पन्न करती है, इसको बनाती है। कोशिका में इसकी संख्या जो होती है 50 से लेकर के 50,000 तक पाई जाती है। दोहरी झिल्ली से अवतरित कोशिकांग है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, उसे ही क्रिस्टी कहते हैं। क्योंकि इसकी जो अगर अपन संरचना देखें तो ये इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर आंतरिक झिल्ली जो है इस तरह से उंगली के समान उभार पाए जाते हैं। इसमें ये जो उभार होते हैं, इन उभारों को ही हम क्या कहते हैं, ये जो इसमें उभार है और ये ही इसमें क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। उंगलीनुमा उभार इसमें क्रिस्टी कहलाते हैं। और क्रिस्टी पर आल्पिन के समान, मान लीजिए ये क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी पर इस तरह से आल्पिन के समान या टेनिस के जो रैकेट होते हैं इनके समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ऑक्सीसोम या F1 कण कहा जाता है। और यहीं पर श्वसन क्रिया होती है, ठीक है साथियों। इसका ध्यान रखना कि ऑक्सीसोम जो होते हैं वो क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि F1 कण जो होते हैं वो कोशिका के किस कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और क्रिस्टी के ऊपर उपस्थित होते हैं। ऑक्सीसोम पर क्रैफ चक्र जो ऑक्सी श्वसन कहलाता है, यानी क्रैफ चक्र जो होता है उसका संपादन ऑक्सीसोम पर होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी के रूप में संग्रहित हो जाती है। इसे कोशिका श्वसन स्थल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि कोशिका से संबंधित क्रियाएं होती हैं, इसमें श्वसन से संबंधित क्रियाएं होती हैं और इसमें श्वसन से संबंधित एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। क्रैफ चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि ये देखो इंपॉर्टेंट है कि क्रैफ चक्र जो संपन्न होता है वो तो संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन इसका जो रेस्ट पार्ट है अगला ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ये संपन्न होता है कोशिका द्रव्य में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है वहां पर ग्लाइकोलाइसिस चक्र संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं। हम जल्दबाजी में फेफड़ों से संबंधित जो जगह होती है वहां पर कर देते हैं, क्योंकि श्वसन अपन फेफड़ों को समझते हैं, जबकि फेफड़ों में केवल सांस लेना और देना होता है। एक्चुअल जो श्वसन क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह कार्बनिक पदार्थ शर्करा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, CO2 निकलती है और जल का निर्माण होता है। ये कार्य इस माइटोकॉन्ड्रिया में किए जाते हैं। इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है उसमें स्वयं का डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए इसको ऑटोनॉमस कोशिकांग भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस, क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस कोशिकांग भी इसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है।
जीवाणु, आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिका को छोड़कर इन चीजों को छोड़ना है। यानी जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, आरबीसी जो कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो अनुपस्थित होता ही है। तो इनको छोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार साथियों अपन यहाँ पर कोशिका संरचना के अंतर्गत अपन ने 3 संरचनाओं को यानी 3 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। आज अपना जो अगला वीडियो होगा उसमें इससे आगे की जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका भी उसमें समावेश होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।